ओके सो अस्सलाम वालेकुम। वेल हमारी रीनल फिजियोलॉजी का आज सेकंड चैप्टर है जो हम कवर करने वाले हैं। वी आर ऑलरेडी डन विद चैप्टर 25 एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर चैप्टर 26 ऑफ रीनल फिजियोलॉजी। एज ए टोल्ड यू कि हमारे पास टोटल 8 चैप्टर्स हैं और हम हर दिन में 2-2 चैप्टर्स करके इनको कंप्लीट करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज चैप्टर एंड लेट्स सी किसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आज हम बेसिकली स्टडी करने वाले हैं यूरिनरी सिस्टम को, फंक्शनल एनाटॉमी देखेंगे, किडनी की, यूरेटर्स की, ब्लडर की, एंड हाउ यूरिन इज़ फॉर्म्ड बाय द किडनीज। उसके कुछ इनिशियल प्रोसेसेस को देखेंगे और उनको हम इंट्रोडक्शन लेंगे। जो मेजर प्रोसेसेस हैं वो हम बेसिकली आने वाले चैप्टर्स में देखने वाले हैं। खैर सो एनाटमी है तो बेसिकली हम ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं यूरिनरी सिस्टम की एनाटमी इन द ग्रॉस, तो उसको हम सच इतनी डिटेल में तो नहीं देखेंगे, मगर स्टिल एज इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर तो हम इसको थोड़ा बहुत रिव्यू कर लेंगे जो कि हम ऑलरेडी ग्रॉस में पढ़ चुके हैं। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर टॉकिंग अबाउट सम मेजर फंक्शंस ऑफ किडनी। बात की जाती है कि जस्ट यूरिन फॉर्मेशन ही एक फंक्शन नहीं है किडनी का। किडनी इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन सेवरल अदर फंक्शंस एज वेल। एक उसका मेजर फंक्शन तो यही है कि बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करती है बाय द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि बहुत से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस में रखती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बहुत ज़्यादा वाटर या इलेक्ट्रोलाइट्स का इंटेक कर लो तो उसको रैपिडली बॉडी से रिमूव करने का काम भी किडनी का ही होता है। सो इन दिस वे देयर इज अ बैलेंस बिटवीन इनटेक एंड द आउटपुट ऑफ वाटर एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइट्स, वो भी काम किसका, किडनी का। थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ किडनी इज़ द आर्टियल प्रेशर मेंटेनेंस। डेफिनेटली वी नो कि किडनीज रिलीज करती हैं एंजाइम रेनिन जो कि आगे एंजियोटेंसिन को एक्टिवेट करता है, फिर स्टिल ये रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म एक्ट होकर टोटल यू नो वेरी वेल कि किस तरह से प्रेशर को हम मेंटेन कर लेते हैं। आर्टियल प्रेशर को हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं बाय दिस मैकेनिज्म एज वेल। अच्छा, फिर एसिड बेस बैलेंस हो सकता है क्योंकि किडनीज आर कैपेबल ऑफ सिक्रीटिंग प्रोटॉन्स और हाइड्रोक्सिल आयंस इनटू द यूरिन। इन दिस वे अगर एसिडोसिस हो जाए तो हाइड्रोजन आयंस रिलीज होंगे यूरिन में, जिस वजह से एसिडिक यूरिन प्रोड्यूस होगा। और अगर बेसिक कंडीशंस हों हमारी बॉडी की तो अल्कलॉटिक यूरिन प्रोड्यूस होगा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल आयंस रिलीज़ हो रहे होंगे। इसके अलावा आरबीसीज प्रोडक्शन भी करवाती है किडनी। कैसे? बिकॉज इट इज़ कैपेबल ऑफ रिलीजिंग हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है, जो कि हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स ऑफ बोन मैरो पर एक्ट करता है हार्मोन, और आरबीसीज की प्रोडक्शन इन्हांस होती है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ फैक्टर विच इज़ फॉर विच द किडनीज आर रिस्पॉन्सिबल। और ये बेसिकली किडनीज डिटेक्ट करती हैं हाइपोक्सिया को। जब भी हाइपोक्सिया हो जाए बॉडी में तो ये एरिथ्रोपोइटिन सिक्रीट करती हैं और इस तरह से हमारे आरबीसीज प्रोड्यूस होते हैं। और किसी भी रीज़न से हमारे किडनीज की डैमेज हो जाए और एरिथ्रोपोइटिन सिक्रीट ना हो पाए तो उस केस में काफ़ी बार अनीमिया भी हो जाता है। इसलिए मतलब किडनी पेशेंट्स में काफ़ी बार अनीमिया भी देखा जाता है बिकॉज एरिथ्रोपोइटिन मेजर जो 90% सोर्स है एरिथ्रोपोइटिन का वो हमारी किडनीज ही हैं। अच्छा, फिर बात की जाती है विटामिन D3 प्रोडक्शन की, कैल्सिट्रायोल जिसे हम कहते हैं। कैल्सिट्रायोल बेसिकली इंपॉर्टेंट है फॉर कैल्शियम एंड फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म। इसकी मतलब ब्लड में, सीरम में इसका एक नॉर्मल लेवल मेंटेन करना कैल्शियम का और फॉस्फेट का, वो कैल्सिट्रायोल का ही काम है। तो जो एक फाइनल फॉर्मेशन होती है एक्टिव फॉर्म ऑफ कैल्सिट्रायोल की, जिसे हम कहते हैं 125 डाईहाइड्रोक्सी कैल्सिट्रायोल, वो भी किडनीज में हो रहे होते हैं क्योंकि किडनीज में प्रेजेंट होता है एंजाइम 1 हाइड्रोक्सिलेज। तो जब 25 हाइड्रोक्सी कैल्सिट्रायोल किडनी में आता है तो उसको 125 डाईहाइड्रोक्सी कैल्सिट्रायोल में कन्वर्ट करने का काम हमारी किडनी का है। तो एक एक्टिव फॉर्म जो होती है कैल्सिट्रायोल की वो भी अचीव होती है बाय द किडनीज। अच्छा, देन इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका ग्लूकोनियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज एज वी नो। तो जस्ट लाइक लिवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रही है उसी तरह किडनीज में भी ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रही है कि जब भी हम फास्टिंग स्टेट में हो, हमारा ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाए तो डिफरेंट नॉन ग्लूकोज प्रिकर्सर से लाइक अमाइनो एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, उनसे ग्लूकोज की सिंथेसिस करवाना किडनीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एज वेल। अच्छा, फिर हम किडनी की एनाटमी देखते हैं जो कि हमें देखने की ऐसे कोई ज़रूरत तो नहीं बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट इन ग्रॉस, बट स्टिल चलो एक बार रिव्यू हो जाएगा। वी नो वेरी वेल इसका आउटर कॉर्टेक्स होता है, पेल स्टेनिंग इन द मेडुला होता है, डार्क स्टेनिंग, ठीक है। इसके ऊपर एक कैप्सूल होता है, एक थिक कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग होती है जिसे हम रीनल कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। और जो मेडुला होता है इट हैज़ बीन अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रीनल पिरामिड्स जो कि कोन शेप्ड रीजन्स होते हैं इसके। मैं देखती शायद हमें कोई इमेज मिल जाए इसकी। इन दिस वे यू कैन सी रीनल पिरामिड्स होते हैं। जो रीनल पिरामिड्स की एपिक्स होती हैं, एपिसेस जो होती हैं उन्हें हम बोलते हैं रीनल पेपिला, जो कि बाद में मूव करेंगे इनटू द माइनर कैलिसिस। यू कैन सी माइनर कैलिसिस हियर, है ना, येलो कलर के जो हैं जो डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट रीनल पिरामिड्स हैं, उनको जो एक एपिक्स है रीनल पिरामिड की जिसकी एक कोन शेप्ड एरिया उसे हम बोलते हैं रीनल पेपिला, ठीक है। और आगे से माइनर कैलिसिस स्टार्ट हो रहा है, 2 या 3 माइनर कैलिसिस मिलकर एक मेजर कैलिक्स बनाते हैं जिससे एम्प्टाई होना होता है इनटू द रीनल पेल्विस। और रीनल पेल्विस क्या है? अपर एक्सपैंडेड पोर्शन ऑफ यूरेटर, यहीं पे है ना, ये देखो अपर एक्सपैंडेड पोर्शन ऑफ यूरेटर, इसी को हम बोल रहे हैं रीनल पेल्विस। अच्छा, ये होगी किडनी की एनाटमी, बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। कॉर्टेक्स, मेडुला, पिरामिड्स, रीनल पेपिले, मेजर कैलिसिस, माइनर कैलिसिस, रीनल पेल्विस एंड यूरेटर। अच्छा, हम ये सब कुछ देख चुके हैं, ठीक है, ये सब तो हो गया।
अच्छा, फिर बात की जाती है अबाउट द ब्लड सप्लाई ऑफ किडनीज। किडनीज की ब्लड सप्लाई एज वी नो कि रीनल आर्टरी से आती है। रीनल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एयोर्टा, हमें पढ़ चुके हैं, एक लेटरल ब्रांच है एब्डोमिनल एयोर्टा की। अच्छा, फिर कहा जाता है कि जो रीनल आर्टरी आफ्टर एंट्रिंग द किडनी कन्वर्ट होती है इनटू इंटरलोबार आर्टरीज, और फिर वो कन्वर्ट होगी इनटू द आर्कुएट आर्टरीज, और आर्कुएट आर्टरीज फिर कन्वर्ट होगी इनटू द इंटरलोब्यूलर आर्टरीज, और फिर इंटरलोब्यूलर आर्टरीज एफरेंट आर्टरियोल्स देंगे, और एफरेंट आर्टरियोल्स हमारा ग्लोमेरुलस बनाएगा, जो कि बेसिकली एक पार्ट है हमारे नेफ्रॉन का भी, है ना, हमने पढ़ा हुआ है ना नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी, यूरिनरी फेरेस्टिब्यूल, रिमेंबर ग्रॉस में पढ़ा था हमने। खैर, तो उस तरह ना फिर वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बनाएगा। वही कैपिलरीज जब आगे एक्सटेंड करेंगे तो वो इफ्रंट आर्टियोल्स बनाएंगे, और इफ्रंट आर्टियोल्स पे बनाएंगे क्या, पेरिटेब्यूलर कैपिलरीज। इसकी मैं इमेज ढूंढती हूँ इन दिस वे। तो यू कैन सी कि एक एफरेंट आर्टियोल आ रहा है, ग्लोमेरुलस बना रहा है, उसके बाद इफ्रंट आर्टियोल उससे निकल रहा है, और इफ्रंट आर्टियोल आगे जाके किडनी ट्यूब्यूल्स के अराउंड सराउंड करेगा, उनको वहाँ पे बना देगा पेरिटेब्यूलर कैपिलरीज। पेरिटेब्यूलर कैपिलरीज एट दी एंड उन्होंने क्या बनाना है, उन्होंने इंटर लोब्यूलर वेन बनानी है, आर्कुएट वेन बनेगी, इंटरलोबार वेन बनेंगे, एट दी रीनल वेन बन के फिर मैंने क्या में ड्रेन ही होनी है, सिंपल है ना, ऐसे ही होना है ना यहाँ पर। तो इन दिस वे दिस इज़ द ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनी, जो हम ऑलरेडी भी स्टडी कर चुके थे। देन बात आती है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की, इसको हम बेसिकली एज अ स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनरी फेरेस्टिब्यूल स्टडी किया था इन द ग्रॉस। हम यहाँ पे अलग से स्टडी कर लेते हैं। नेफ्रॉन हमने कहा था कि इट सिंपली क्या होता है नेफ्रॉन, इसमें बेसिकली ना दो चीज़ें होती हैं, एक होता है उसका रीनल कॉर्पसल और एक होता है उसकी ट्यूबुलर बॉडी। रीनल कॉर्पसल में आता है बोमन्स कैप्सूल एंड द ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस हमें पता है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है जो कि एफरेंट और इफ्रंट आर्टियोल से बना हुआ है ना, और जो बोमन्स कैप्सूल है सिंपली एक इनिशियल एक्सपैंडेड पोर्शन है, यू कैन से उस ट्यूब्यूल का, जिसे हम लोग एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर कहते हैं, जो कि सराउंड कर होता है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज को, और वहीं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से जो फिल्ट्रेट आना है वो इसी बोमन्स कैप्सूल के जरिए किडनी इस नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स में एंट्री लेना उन्होंने, है ना। तो इन दिस वे वी हैव सीन कि किस तरह से स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन का। फिर आगे वी नो कि लूप ऑफ हेनले आता है, एक डिसेंडिंग उसका लिम्ब होता है, उसका असेंडिंग लिम्ब होता है, सर एक एक यू शेप स्ट्रक्चर बन जाता है, और जो आपका है ये लूप ऑफ हेनले इसमें कॉन्टेंस होना होता है विद द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, है ना, ऐसे ही होता है ना। पहले क्या है बोमन्स कैप्सूल, फिर है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर है लूप ऑफ हेनले, फिर है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ने फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में एंट्री लेना, फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल सेवरल मिलकर क्या बनाएंगे, एक कलेक्टिंग डक्ट बनाते हैं। कलेक्टिंग डक्ट ने फिर एट द एंड कहाँ ड्रेन होना है, रीनल पेल्विस में, रीनल पेल्विस से कहाँ जाना है, यूरेटर के जरिए उसने ब्लैडर में यूरिन दे देना है। तो दिस इज द यू कैन से एक स्ट्रक्चरल एनाटमी है नेफ्रॉन्स की, ठीक है। अच्छा, फिर कलेक्टिंग डक्ट्स की बात होती है, ऐसे टोल्ड यू कि डिफरेंट डिस्टल ट्यूब्यूल्स मिलकर ड्रेन होते हैं टू दी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पहले कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होगा, फिर मेडुला में जाएगा तो मेडुलरी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हो जाएंगे, फिर दोनों सारे मिलकर क्या बनाते हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स बनाते हैं। डिफरेंट कलेक्टिंग डक्ट्स मिलकर मेन कलेक्टिंग डक्ट बनाती है, जो कि ड्रेन कहाँ पर होनी होती है, उसमें ड्रेन होना होता है इनटू द रीनल पेल्विस। और कहा जाता है कि तकरीबन 250 कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं, जो कि तकरीबन 4000 ईच ऑफ द 250 तकरीबन 4000 नेफ्रॉन्स को ड्रेन कर रही होती हैं। दिस वे यू कैन सी के 250 ही काफ़ी हैं फॉर ड्रेनिंग ऑल द मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स ऑफ द किडनीज। खैर, अच्छा, फिर बात करते हैं कि डिफरेंसेस होते हैं कुछ कॉर्टिकल और जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स के। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कौन से होता है, अच्छा बेसिकली हम इनको डिवाइड करते हैं कॉर्टिकल में और जुक्स्टामेडुलरी में बेस्ड अपॉन द पोजीशन या लोकेशन ऑफ द ग्लोमेरुलस, ठीक है। अगर आपके जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है ग्लोमेरुलस है ना, उसकी लोकेशन अगर कॉर्टिकल रीजन में है ना, कॉर्टिकल रीजन मतलब जो रीनल कॉर्टेक्स के रीजन में है, तो हम सकेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है। और अगर उसकी रीजन है ना एट द जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला, तब हम सकेंगे जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। अच्छा, अब इन केस अगर हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन है तो उसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं कॉर्टिकल के और जुक्स्टामेडुलरी के, 5 डिफरेंसेस होते हैं, मैं बताती हूँ कौन से। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लूप ऑफ हेनले होता है ना, वो बहुत ही कम डिसेंड करता है टू द मेडुला इन केस ऑफ कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। जबकि जो जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स है उस केस में जो लूप ऑफ हेनले है ना, वो बहुत नीचे तक डिसेंड करेगा, यहाँ तक कि वो रीनल पेपिला तक पहुँच जाता है, इतना लंबा होता है लूप ऑफ हेनले इन केस ऑफ जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। सेकंडली ये कि जो मेजर आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन होती है रीनल टिश्यू में नेफ्रॉन्स की, वो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन होती है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स 70 to 80%, जस्ट 20 to 30% जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है जो उसकी होती है ना ऑस्मोलैरिटी, वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में होती है आइसोस्मोटिक विद द इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ द रिमेनिंग बॉडी, दैट इज 300 मिलियोस्मोल पर लीटर, नॉर्मल होती है इन केस ऑफ कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। लेकिन इन केस ऑफ जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स उसकी जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो काफ़ी हाइपरटोनिक होती है। क्यों? क्योंकि जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स में बेसिकली हाइपरटोनिक यूरिन बनाना होता है, कंसनट्रेटेड यूरिन बनाना होता है, जो कि हम आगे स्टडी भी करेंगे जब हम आगे इसकी फिल्ट्रेशन वगैरह देखेंगे। अच्छा, देन एक और डिफरेंस इनका ये होता है कि और क्या क्या डिफरेंसेस है यार, हाँ रीजन्स का हो गया, उनकी परसेंटेज का हो गया, लूप ऑफ हेनले, हाँ ये भी डिफरेंस है जो होता है ना कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, उसमें जस्ट पेरिटेब्यूलर कैपिलरीज ही सराउंड कर रहे होते हैं लूप ऑफ हेनले को, जबकि जो हमारे जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं ना उस केस में ये होता है कि वासा रेक्टा बन जाते हैं, मतलब नीचे तक कैपिलरीज डिसेंड कर जाती हैं, मतलब अक्रॉस द लूप ऑफ हेनले, ठीक है। तो ये भी एक
इसका डिफरेंस। और ये फिफ्थ डिफरेंस ये था बेसिकली कि जो आपका है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स उसमें कंसनट्रेटेड यूरिन नहीं बन रहा, जबकि जब जक्सटोमेडल नेफ्रॉन्स है वो कंसनट्रेटेड यूरिन बनाने के लिए इन्वॉल्व होती है, क्योंकि वहाँ पे ऑस्मोलैरिटी भी तो ज़्यादा होती है ना, मतलब हाइपरटोनिक इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। तो बस ये इनकी डिफरेंसेस थे। अच्छा, ये बात की जाती है मिक्सुरेशन की। मिक्सुरेशन क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग द यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू द आउटसाइड इज कॉल्ड एज व्हाट? मिक्सुरेशन। सिंपली जो यूरिन को डिस्चार्ज करना है बॉडी से या उसको अवॉइड करना है, उसको हम मिक्सुरेशन कहते हैं, ठीक है। इसमें फिर डिफरेंट रिफ्लेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, जिसे हम मिक्सुरेशन रिफ्लेक्सेस बोलते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इसी में ही आगे हैं। तो ब्लैडर के एनाटमी पढ़ेगी, जैसे हमने किडनी के एनाटमी पढ़ी, वैसे हम ब्लैडर के एनाटमी भी पढ़ेंगे। यूरेटर के एनाटमी तो आसान से कि वो 10 इंचेस उनकी लेंथ होती है यूरेटर्स की, वो किडनी से यूरिन को लेकर आते हैं ब्लैडर तक, और वो उनका अपर एक्सपेंडेड पोर्शन को हम रीनल पेल्विस कह रहे होते हैं, है ना। ये तो बात हमें पता है ना। यूरेटर आसान है, ब्लैडर के एनाटमी भी आसान सी है। ब्लैडर के बारे में ये कहा जाता है कि सिंपली अ पाउच है जिसमें हम यूरिन को रखते हैं फॉर सम टाइम, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ स्मूथ मसल फाइबर। स्मूथ मसल का नाम है स्पेसिफिक, हम बोलते हैं डिट्रूजर मसल, है ना। और फिर ये बताया गया है कि ये आगे से इसको मतलब एक्सटेंड करता है एज दी पोस्टीरियर यूरेथ्रा, और आगे से बेसिकली नेक होती है, इसकी एक बॉडी होती है, एक नेक होती है। नेक जो बॉडी होती है वहाँ पर यूरिन स्टोर होता है, जो नेक होती है वो कंटिन्यूस होती है विद द यूरेथ्रा, पोस्टीरियर यूरेथ्रा, ठीक है। और उसने डेफिनेटली फिर वे देना होता है यूरिन को टू पास इनटू द यूरेथ्रा टू द आउटसाइड। अच्छा जी, तो इन दिस ये होगी उसके एनाटमी। उसमें एक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया होता है ट्राइगोन। ब्लैडर की जो पोस्टीरियर वॉल होती है ना, जो पोस्टरो इन्फीरियर वॉल होती है ब्लैडर की, उसमें एक ना स्मूथ सा स्ट्रक्चर होता है ट्रायंगुलर शेप, इन्वर्टेड ट्रायंगुलर शेप, उसे हम बोलते हैं ट्राइगोन। उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जो उसका लोअर एंगल है ना उस ट्राइगोन का, वो बेसिकली कंटिन्यूस होता है विद द यूरेथ्रा, ठीक है। और जो ऊपर उसके 2 एंगल्स होते हैं, मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। अच्छा, आप लोग इसको ना इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो ट्राइगोन को, क्यों? क्योंकि जो उसकी सरफेस होती है ना, यू कैन सी हियर कि वो काफ़ी ना स्मूथ है ना, एज कम्पेयर टू रिमेनिंग ऑफ द इनर सर्फेस ऑफ द ब्लैडर। इसलिए क्योंकि जो बाकी सर्फेस होता है ना, वहाँ पे जो म्यूकोसल फोल्ड्स होते हैं ना, वो काफ़ी रफ से होते हैं, तो वहाँ पे वो एक रफ म्यूकोसल फोल्ड्स बन जाते हैं। हम बोलते हैं वेजिकुलर रुगाई या सिंपली रुगाई ऑफ द ब्लैडर, क्योंकि ऐसे ही हमने रुगाई वहाँ पे पढ़े थे स्टमक में भी, वहाँ पे भी ऐसे फोल्ड्स बनेंगे थे। जबकि जो लेवल है ना ट्राइगोन का, यहाँ पर ये होता है कि जो म्यूकोसा होता है ना, वो टाइटली एडहेरेंट होता है टू द स्मूथ मसल्स। उस केस में फिर ना यहाँ पे एक टाइट सा एक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं स्मूथ वॉल होती है, पोस्टर इन्फीरियर वॉल होती है ब्लैडर की, एज यू कैन सी हियर ऑल्सो। तो इसको भी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ट्राइगोन है। ट्राइगोन का जो लोअर पोर्शन है वो कंटिन्यूस होता है विद द यूरेथ्रा, और जो अपर उसके 2 एंगल्स हैं जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी, वो होते हैं फॉर द ओपनिंग्स ऑफ द यूरेटर्स, ठीक है। उसमें ऑब्लिकली यूरेटर्स एंट्री लेनी होती है, और जहाँ पर यूरेटर्स एंटर होते हैं ना इसमें, वहाँ पर बेसिकली जो होती है ना डिट्रूसर मसल, उसने ना यूरेटर्स को काफ़ी मतलब कह सकते हैं सराउंड किया होता है अच्छे से। तो यूरिन एक बार आ जाए ना ब्लैडर के अंदर, तो जितनी मर्जी कॉन्ट्रैक्शन होती रहे ब्लैडर की, यूरिन वापस नहीं जाएगा इनटू द यूरेटर। क्यों? क्योंकि जब जैसे ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, साथ ही साथ वो जो डिट्रूसर मसल है अराउंड द यूरेटर वो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसको कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं। इस तरह से रिफ्लक्स होता है यूरिन का, वो प्रिवेंट हो सकता है। अच्छा, बस यही बात हो गई ना, ट्राइगोन एक्सप्लेन करना था, वो हो गया। हाँ, जो हमने ट्राइगोन है हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ ग्रॉस एनाटमी में। बेसिकली हम अभी ग्रॉस एनाटमी पढ़ नहीं रहे, तो अभी जस्ट उसको ऊपर से ओवरऑल व्यू ले लेते हैं। अच्छा, एक्सटर्नल यूथरल स्फिंक्टर और इंटरनल यूथरल स्फिंक्टर की बात होती है। तो बेसिकली जो इंटरनल यूथरल स्फिंक्टर है ना, वो जस्ट मेल्स में प्रेजेंट होता है, फीमेल्स में इंटरनल यूथरल स्फिंक्टर एब्सेंट होता है। अच्छा, मेल्स में किस लेवल पर होता है? जहाँ पर ब्लैडर की वॉल होती है ना, ब्लैडर की जहाँ पर नेक होती है, जहाँ पर वो कंटिन्यूस होना था उसने विद द पोस्टीरियर यूरेथ्रा या सिंपली यूरेथ्रा, वहाँ पर उसकी नेक के अराउंड ना एक रिंग ऑफ डिट्रूसर मसल एंड इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होता है। वहाँ पर एक मतलब कंस्ट्रिक्टर रिंग सा बन जाता है, उसे हम बोलते हैं इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, जो कि इस लेवल प्रेजेंट है एट द नेक ऑफ ब्लैडर। वो बेसिकली स्मूथ मसल का है, तो वो हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होता, बट स्टिल वो हर टाइम कंस्ट्रिक्टेड स्टेट में रहता है, तो प्रिवेंट करता है ब्लैडर को एम्प्टाई होने से, ठीक है। ये एक मतलब फैक्टर है इंपॉर्टेंट। और जो सेकंड है एक्सटर्नल यूथरल स्फिंक्टर, वो होता है एट द लेवल ऑफ यूरोजेंटल डायफ्राम या यू कैन से कि पेरिनियल मेम्ब्रेन के लेवल पर होता है, जहाँ पर यूरेथ्रा गुजरा होता है ना थ्रू द यूरोजेंटल डायफ्राम, वहाँ पे इसको एक स्केलेटल मसल के रिंग ने सराउंड किया होता है इन फीमेल्स एज वेल एज इन मेल्स। तो वहाँ पर बेसिकली एक एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर बनता है, और वो स्केलेटल मसल्स का होता है, वो हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में भी होता है, क्योंकि उसको सोमैटिक नर्व सप्लाई कर रहे होते हैं, प्यूडेंटल नर्व, ठीक है। तो इस तरह से वो हमारे कंट्रोल में होता है, हम उसको वॉलंटरीली कंट्रोल कर सकते हैं, और यही स्फिंक्टर है जिसको हम लोग वॉलंटरीली इनहिबिट करके यूरिनेट करते हैं। अच्छा, अभी हम बात करते हैं अबाउट इनर्वेशन। तो ब्लैडर, तो इनर्वेशन इसकी 3 तरह की होती है, सिंपैथेटिक भी होती है, पैरासिम्पैथेटिक भी होती है, इसके अंदर इंट्राम्यूरल प्लेक्सस भी होता है, और सोमैटिक इनर्वेशन भी होती है, एज वी जस्ट डिस्कस्ड। अगर बात की जाए सोमैटिक इनर्वेशन की, तो सोमैटिक इनर्वेशन की बहुत आसान है। आसान इस तरह से है बेसिकली कि उसमें जस्ट वो प्यूडेंटल नर्व इन्वॉल्व, और प्यूडेंटल नर्व पूरे आपके ब्लैडर को इनहिबिट नहीं कर रही होती, जस्ट एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को इनहिबिट कर रही होती है, क्योंकि उसी को इनहिबिट कराकर यूरिनेशन कराती है वो, ठीक है।
अच्छा, फिर बात की जाती है कि जो मेन इनोवेशन है हमारे ब्लैडर की, सिंस इट इज़ जिसे कह सकते हैं कि लोअर एब्डोमिनल रीजन में या लोअर पेल्विक रीजन में पड़ा होता है, तो एज वी नो कि लोअर पेल्विक रीजन की जो मेजर नर्व सप्लाई वो क्या होती है, वो होती है पेल्विक स्प्लैंकनिंग नर्व, जो कहती है फ्रॉम द सैक्रल सेगमेंट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड S2 S3 और S4, ठीक है। अच्छा, अब इससे इनोवेशन इसकी सेंसरी भी होती है, मोटर भी होती है। सेंसरी इनोवेशन का बेसिकली ये काम होता है कि जब भी ब्लैडर फिल होता है ना, तो हमें सेंसेशंस मिलती हैं कि अब उसमें ना बेसिकली सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं ब्लैडर में, तो जब भी उसकी वॉल का टच हो ना, तो सेंसरी रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और सेंसरी इंपल्सेस जाती हैं थ्रू दी सेंसरी फाइबर्स ऑफ द पेल्विक स्पाइन नर्व टू द सैक्रल सेगमेंट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, और फिर मिक्सुरेशन रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाता है। मिक्सुरेशन रिफ्लेक्स बेसिकली ये करता है कि कॉन्ट्रैक्शन कराता है ब्लैडर की, और उसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से के कॉन्ट्रैक्शन वेव्स आते हैं, मिक्सुरेशन वेव्स आते हैं, हम बोलते हैं मिक्सुरेशन रिफ्लेक्स। यही मतलब कि बेसिकली जब स्ट्रेच होता है ब्लैडर का, उसके रिस्पॉन्स में जो कॉन्ट्रैक्शन होती है ब्लैडर की थ्रू दी वे ऑफ द मतलब पेल्विक स्प्लैंकनिंग नर्व, और ये जो एक रिफ्लेक्स एक्शन बन गया, हम बोलते हैं मैच्योरेशन रिफ्लेक्स, सिंपल सी बात है। अच्छा जी, ये हो गया मतलब पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई भी इसको होती है। अच्छा, मोटर ये है कि ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सेंसरी ये है कि वहाँ से सेंसरी सिग्नल्स लेकर जाएंगे, और सिम्पैथेटिक कुछ फाइबर्स इसको इनोवेट कर रहे होते हैं। सिम्पैथेटिक फाइबर्स ने बेसिकली वहाँ की ब्लड वेसल्स को कंट्रोल करना होता है, और थोड़े बहुत पेन फाइबर्स भी ले जाते हैं सिम्पैथेटिक्स, और बस यही है। और पैरासिम्पैथेटिक्स बेसिकली गैंग्लिया बहुत से पड़े होते हैं, इसकी वॉल्स में गैंग्लिया होते हैं, तो वहाँ पे गैंग्लिया में आके पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स आके यहाँ पे टर्मिनेट करते हैं, फिर यहाँ पे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर होते हैं जिसकी वॉल को इनोवेट कर रहे होते हैं। तो ये सिंपल सी बात है जो वहाँ लिखी हुई है, क्योंकि मेजर बात यही है कि सिम्पैथेटिक सप्लाई भी है, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई पेल्विक स्प्लैंकनिंग नर्व से भी है, और सिम्पैथेटिक सप्लाई बेसिकली L2 सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से होती है थ्रू दी हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, ठीक है। पेल्विक स्प्लैंकनिंग नर्व से होगी पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई, और सिम्पैथेटिक सप्लाई होगी बाय द हाइपोगैस्ट्रिक नर्व थ्रू L2। और जो मैंने तीसरी बात की थी कि इसको बहुत से सेंसरी फाइबर्स से भी जा रहे हैं, और इस पर मोटर फाइबर्स भी आ रहे हैं, तो ये सारी नर्व सप्लाई होगी हमारे ब्लैडर की। अच्छा, देन हमें बात करनी होती है यूरेटर्स की इनर्वेशन। यूरेटर्स की इनर्वेशन भी सिम्पैथेटिक भी होती है, पैरासिम्पैथेटिक भी होती है। अच्छा, हमने ये बात की थी कि यूरेटर्स हों, रीनल कैलिसिस हों या रीनल पेल्विस हो, इन तीनों रीजन्स में ना होते हैं बेसिकली यू कैन से कि पेस मेकर एक्टिविटी होती है। मतलब यहाँ पर ना सिंस स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो हर टाइम थोड़ी पार्शियल स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में रहते हैं, मतलब उनमें हल्की हल्की ना एक टोनिक कॉन्ट्रैक्शन रहती है। तो जैसे उनका हल्का सा स्ट्रेच भी होता है ना बाय द यूरिन पैसेज, तो फ़ौरन से वो एक्टिवेट होते हैं, पेस मेकर एक्टिविटी बहुत हाई हो जाती है, उनमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। उन कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन, द सेम एज दैट हैपनिंग इन द गट वॉल, ठीक है। उनमें कॉन्ट्रैक्शन से बेसिकली यूरिन आगे फॉरवर्ड मूव करता रहता है, जिस पे फिर बिल्कुल ही आपका जो किडनीज होते हैं वहाँ से यूरिन सारा ट्रांसमिट हो जाता है टू द आपके ब्लैडर में। अच्छा, तो मैंने ये इंपॉर्टेंट बात थी। तो यूरेटर्स की बेसिस सिम्पैथेटिक इनोवेशन भी, पैरासिम्पैथेटिक भी, यू नो वेरी वेल कि सिम्पैथेटिक इनोवेशन जब भी होगी तब पेरिस्टाल्सिस इनहिबिट होंगे, और जो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन है वो हमेशा पेरिस्टाल्सिस को एक्टिवेट करती है। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात हम करते होते हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि जो सिम्पैथेटिक इनोवेशन है वो हमारे जो होते हैं स्फिंक्टर्स, इनको इनहिबिट करती है, इनको इनहिबिट करती है। अच्छा, मैं बताती हूँ, यहाँ पे ना दो चीज़ें होती हैं। जब भी कोई स्फिंक्टर इनहिबिट होता है ना, उसका मतलब ये होता है कि वो ओपन हो गया, ठीक है। और जब भी कोई होता है ये स्फिंक्टर एक्टिवेट होता है, इसका मतलब है कि वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में चला गया। तो बेसिकली सिम्पैथेटिक सिस्टम जब भी एक्टिवेट होगा ना, वो बेसिकली डाइजेशन के प्रोसेस को रोकता है, तो मतलब कि जो फूड हो या यूरिन हो वो आगे से आके ट्रांसमिट नहीं होना चाहिए। तो सिम्पैथेटिक बेसिकली ये कर रहा होता है कि सिम्पैथेटिक किसी भी स्फिंक्टर को एक्टिवेट कर रहा होता है, मतलब कि उसको कंस्ट्रिक्टेड रखता है। और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है ना, वो किसी भी स्फिंक्टर को ना इनएक्टिवेट कराता है, मतलब उसको जैसे कह सकते हैं कि उसको ओपन कर देता है कि आप फ्लूइड हो, फूड हो या यूरिन हो वो पास कर जाए वहाँ से, ठीक है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि किसी भी जब भी किसी स्फिंक्टर की एक्टिवेशन होगी तो मतलब कि वो बंद हो जाएगा, और जब भी किसी स्फिंक्टर की इनहिबिशन होगी मतलब कि वो खुल जाएगा, ठीक है। तो जो पैरासिम्पैथेटिक होता है वो खोलता है, मतलब कि स्फिंक्टर्स की इनहिबिशन कराता है, और जो सिम्पैथेटिक सिस्टम होता है वो उसको जैसे कह सकते हैं कि उसको बंद कराता है, मतलब उसकी एक्टिवेशन कराता है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था स्फिंक्टर्स का। अच्छा, फिर बात की जाती है अबाउट वेजिको यूरेट्रल रिफ्लक्स की, कि कई बार ऐसा होता है कि एज वी नो कि जो यूरेटर्स होते हैं ब्लैडर में, तो थोड़ी देर के लिए इन द वॉल ऑफ ब्लैडर मूव करते हैं, देन वो एम्प्टाई होते हैं टू द ट्राइगोन। तो अगर वो उनका जो पैसेज है थ्रू द वॉल ऑफ ब्लैडर वो बहुत ही कम हो, मतलब कि वो ज़्यादा देर वॉल में ना रहें, तो वॉल का जो एक जैसे कह सकते हैं कि जो एक मसल उसको सराउंड करता है वो सराउंड नहीं कर पाएगा उस तरह से, और जो एक डिट्रूजर मसल ने उसको कंस्ट्रिक्टेड रखा था, यूरेटर को कंस्ट्रिक्ट नहीं रख पाएगा। तो जैसे ब्लैडर की कंट्रैक्शन होगी ना, तो जो यूरिन होगा वो रिफ्लक्स कर जाएगा इनटू द यूरेटर्स। तो इस तरह से आपके जो यूरेटर होते हैं ना बेचारे वो स्वेल कर जाते हैं, आपके रीनल कैलिसिस स्वेल कर जाते हैं, और किडनी में बहुत डैमेज होता है, जिसको हम बोलते हैं वेजिको यूरेट्रल रिफ्लेक्स के ब्लैडर से वापस यूरिन जा रहे हैं टू द यूरेटर्स और बैक इनटू द किडनी। क्यों? क्योंकि जो एक कंस्ट्रिक्टर एक्शन होना चाहिए था यूरेट्रोसा मसल का ऑन द यूरेटर वो नहीं है वहाँ पर, क्योंकि उनका पैसेज ही बहुत कम है थ्रू द वॉल ऑफ द ब्लैडर। फिर बात की जाती है यूरेट्रो रीनल रिफ्लक्स की। उसमें ये होता है कि अगर इन एनी केस खुदा न खास्ता आपका जो यूरेटर है वो ब्लॉक हो गया बाय एनी कॉज, कोई स्टोन है वहाँ पर,
लेट इट बी एनी कॉज, ठीक है। तो क्या होगा कि वहाँ पे ना पेन फाइबर्स बहुत होते हैं यूरेटस में, मतलब यूरेटस इज फुल ऑफ पेन फाइबर्स, वहाँ पे पेन जनरेट होगा और वहाँ पे रिफ्लेक्स कंस्ट्रक्शन हो जाए। जब भी किसी रीजन में पेन जनरेट होता है ना, बेसिकली वहाँ पे जो फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है वो होता है कंस्ट्रक्शन। तो जैसे हमने देखा कि ब्लॉक हुआ यूरेटर, वहाँ पेन सेंसेशन हुई, वो यूरेटर आपका कंस्ट्रक्ट कर गया, यूरेटर कंस्ट्रक्ट कर जाएगा तो यहाँ से एक और रिफ्लेक्स एक्शन होगा, और वो रिफ्लेक्स एक्शन ये होगा कि जो हमारे किडनी के एफरेंट आर्ट्रियोल्स हैं ना नेफ्रॉन्स के, वो इनहिबिट हो जाएंगे, मतलब वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। कंस्ट्रिक्ट होने का रिस्पॉन्स क्या होगा कि यूरिन फॉर्मेशन नहीं होगी, है ना, क्योंकि जब आर्ट्रियोल से कंस्ट्रिक्टेड है तो कैसे फिल्ट्रेशन होगी, ना फिल्ट्रेशन होगी ना यूरिन की फॉर्मेशन होगी, फॉर्मेशन नहीं होगी तो आगे यूरिन ट्रांसमिट भी नहीं होगा। तो यही तो हम चाहते हैं कि यूरेटर तो ऑलरेडी ब्लॉक है तो यूरिन ना बने ना ही ट्रांसमिट हो। तो दिस इज़ वन रिफ्लेक्स एक्शन कि जब भी यूरेटर ब्लॉक होंगे तो एक रिफ्लेक्स इन कंस्ट्रक्शन भी हो जाएगी एफरेंट आर्ट्रियोल्स ऑफ किडनी की, ताकि यूरिन ना बन पाए। तो दिस इज़ कॉल्ड एज अ यूरेटेरो रीनल रिफ्लक्स के, यूरेट्रो रीनल रिफ्लेक्स है, ये रिफ्लेक्स नहीं है, रिफ्लेक्स है, क्योंकि यूरेटस की ब्लॉक होने की वजह से हमारे रीनल पर असर पड़ रहा है। अच्छा, फिर सिस्टोमेट्रोग्राम की बात करते हैं कि ये एक बेसिकली एक ग्राफ है जो हम बनाते होते हैं, और ये ग्राफ रिलेट करता है प्रेशर और वॉल्यूम इन द यूरिनरी ब्लैडर, कि जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है यूरिन का इन द ब्लैडर तो वैसे वैसे उसमें प्रेशर भी जनरेट होता है या नहीं होता। तो हम ये बात करते हैं कि इनिशियली जब वो ब्लैडर एम्प्टी होता है तो उसमें प्रेशर क्या होता है, 0 होता है, और जब उसमें तकरीबन 5 से 10 ml ऑफ यूरिन आ जाए फॉर एग्जांपल, तो उसमें जो प्रेशर होगा, मतलब 5-10 नहीं, तकरीबन 20 से 30 ml फॉर एग्जांपल उसमें आ गया है यूरिन, और जो नॉर्मल कैपेसिटी होती है यूरिन की इनटू द ब्लैडर होने पड़ी हुई ना 220 ml होती है, तो अगर 20 से 30 ml आ जाए जो कि बहुत कम है, तो उसका प्रेशर स्लाइटली इंक्रीज़ करेगा टू अप टू द लेवल ऑफ 5 to 10 सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो अगर हम इसे फर्दर इंक्रीज़ कराएं, मतलब 20 से 30 से अब फॉर एग्जांपल 200 तक ले जाओ, तब भी उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा राइज नहीं करेगा, उसका प्रेशर स्टिल 5 to 10 to 15 सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर ही रहेगा। उसका रीज़न क्या हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में कि यहाँ पर स्ट्रेस रिलैक्सेशन होती है, कि इनिशियली प्रेशर राइज करता है मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रेशर ज़्यादा नहीं होता, प्रेशर वापस से नॉर्मल लेवल पर आ जाता है डिस्पाइट के वॉल्यूम ज़्यादा ही रहता है, ठीक है। लेकिन अगर आप 200 से इंक्रीज़ करके 400 तक ले जाओगे ना वॉल्यूम को, तब ये होगा कि आप भाई रैपिडली इंक्रीज़ आएगा प्रेशर में। तो फिर वही जब प्रेशर में रैपिडली इंक्रीज़ आएगा तो उस केस में फिर एज आई टोल्ड यू कि सेंसरी फाइबर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, सेंसरी इंपल्सेस जाएंगी टू द पेल्विक सेगमेंट, सैक्रल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, और वहाँ से फिर रिफ्लेक्स एक्शन आएगा और कॉन्ट्रैक्शन कराएगा डिट्रोसर मसल की, जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन वेव्स। और इस अगर हम लोग ग्राफ में देखें जो यहाँ दिखाया हुआ, तो जो एक आपको डॉटेड लाइंस नज़र आ रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन वेव्स या मिक्सुरेशन वेव्स ही हैं। और ये कब जनरेट होती हैं, ये तब जनरेट होती हैं जब बेसिकली हमारा यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाए, जब प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। तो बीच बीच में ये मतलब फॉर फ्यू सेकंड्स ही रहती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, डाई आउट हो जाती हैं अगर आप यूरिनेट ना करो तो, लेकिन ये फिर स्टिल दोबारा आती हैं। तो ये एक तरह का रिफ्लेक्स एक्शन होता है जिसको हम आगे स्टडी करने वाले हैं। अच्छा, अब हम इंपॉर्टेंट बात करते हैं मिक्सुरेशन रिफ्लेक्स की। मिक्सुरेशन रिफ्लेक्स बेसिकली यही है कि जब भी ब्लैडर भर जाएगा यूरिन से तो वहाँ के जो सेंसरी फाइबर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, सेंसरी फाइबर्स इंपल्सेस लेके जाएंगे टू द सैक्रल सेगमेंट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, और सैक्रल सेगमेंट स्पाइनल कॉर्ड फिर उसके जवाब में मोटर इंपल्सेस देगा और ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जो ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन होगी उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन वेव्स। अच्छा, कॉन्ट्रैक्शन वेव्स थोड़ी देर की रहती हैं फॉर फ्यू सेकंड्स, अगर यूरिन भी बहुत ज़्यादा नहीं है तो थोड़ी देर की रहेंगी, डाई आउट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, ठीक है। पहले तो बड़ी रैपिड आएंगी लेकिन बाद में ख़त्म हो जाएंगी, वो जिसे कहते हैं कि इनहिबिट हो जाएंगी, क्योंकि वो कहेंगे यार कोई हमें जवाब ही नहीं दे रहा। मतलब अगर पर्सन यूरिनेट ना करे फॉर एग्जांपल फॉर सम टाइम, वो वेव्स रहेंगी, देन वो डाई आउट हो जाती हैं, देन आफ्टर एन आवर या आफ्टर 2 hours वो दोबारा से जनरेट होते हैं कॉन्ट्रैक्शन वेव्स, क्योंकि अब यूरिन स्टिल बनता जा रहा है ना, उसमें एक्यूमुलेट करता जा रहा है। एंड देन इन दिस वे विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड अगेन, अगर हम बार बार इग्नोर करेंगे कॉन्ट्रैक्शन वेव्स को तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, मतलब वो ज़्यादा जल्दी फ्रीक्वेंटली आने लग जाएंगे और फिर उनकी पावर भी ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे। अच्छा, यहाँ पे ना इंपॉर्टेंट चीज़ इज़ पिडेंडल रिफ्लेक्स, ठीक है। पिडेंडल रिफ्लेक्स ये होता है बेसिकली कि अगर आपकी ब्लैडर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन वेव्स दे रहा है ना, तो उस केस में जो हमारा हायर ब्रेन सेंटर है ना वो इनहिबिट करके रखते हैं इसको, यूरिनेशन को इनहिबिट कर रखते हैं। कैसे? क्योंकि उन्होंने एक्सटर्नल यूरिनरी स्फिंक्टर को मतलब एक्टिवेट किया होता है, कॉन्ट्रैक्ट किया होता है। तो इन केस अगर आपका हायर ब्रेन सेंटर बेचारा हिम्मत हार जाए, वो कहेगा बस मैं इतना ही कंट्रोल कर सकता हूँ, तो एक पिडेंडल रिफ्लेक्स हो जाएगा कि जैसी कॉन्ट्रैक्शन होगी ब्लैडर की वैसे ही आपका यूरिनरी एक्सटर्नल यूरिनरी स्फिंक्टर भी इनएक्टिवेट हो जाएगा और यूरिनेशन हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज पिडेंडल रिफ्लेक्स। अच्छा, फिर हम बात करते हैं इन्वॉल्वमेंट ऑफ हायर ब्रेन सेंटर्स की। ऐसे वैसे हमने बात की कि जितना भी आपकी यूरिनेशन होती है वो मोस्टली क्या होती है, एक रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है कि ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट किया, सेंसरी फाइबर्स के सैक्रल सेगमेंट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में, वहाँ से मोटर फाइबर्स आए और ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करा दिया डिट्रोजर मसल को। लेकिन यहाँ पे कुछ इन्वॉल्वमेंट होती है हायर ब्रेन सेंटर्स की भी, क्योंकि हम जस्ट स्पाइनल कॉर्ड पर डिपेंड नहीं कर सकते, हमें इस प्रोसेस को अपने हायर सेंटर हमारे ब्रेन की कंट्रोल में भी रखना है, तभी हम उसे कॉन्शियसली कंट्रोल कर सकते हैं ना। अच्छा, फिर बात की जाती है हायर ब्रेन सेंटर्स की, और उसमें 2 सेंटर्स इंपॉर्टेंट है। एक है पोन्स के रीजन में, ठीक है, इनहिबिटरी या एक्साइटेटरी सेंटर
सेंटर जो कि बेसिकली इनहिबिट भी कर सकता है यूरिनेशन को और इसको एक्साइट भी कर सकता है, और ये होता है पॉन्स में, ठीक है, ये ब्रेन स्टेम में होता है। और सेकंड है वो हायर ब्रेन कॉर्टेक्स में होता है, वो बेसिकली मोस्टली इनहिबिटेड सिग्नल्स ही दे रहा होता है। तो इसका 3 काम होते हैं इन सेंटर्स के। एक तो ये कि उन्होंने कॉन्स्टेंटली ना हमें रखना होता है इन द स्टेट ऑफ इनहिबिशन, मतलब उसने जो ये है ना यूरिनेशन को कॉन्स्टेंटली इनहिबिट कर रखा होता है, मतलब एक जिसे कह सकते हैं कि कॉन्स्टेंट टोन होती है उस स्फिंक्टर की, किस स्फिंक्टर की, एक्सटर्नल यूथरस स्फिंक्टर, उसको उसने कॉन्टिन्यूसली टोन में रखा हुआ है, कंस्ट्रिक्टेड रखा हुआ है। ये काम होता है किसका, हायर ब्रेन सेंटर का। अच्छा, सेकंड इन्फ्लुएंस ये होता है कि अगर इन केस अर्ज टू यूरिनेट आप खुद जनरेट करना चाहो, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर इन अ स्टेट ऑफ मतलब इंस्टेड ऑफ इन स्टेट टू यूरिनेट, ठीक है, आप कर सकते हो। देन इन ऑर्डर टू एक्साइट द ब्लेडर, टू कॉन्ट्रैक्ट द ब्लेडर, जो बेसिकली उसने तो आपके सैकल सेगमेंट से मोटर नर्व फाइबर्स आने के बाद ही कॉन्ट्रैक्ट होना है, तो जो सैकल सेगमेंट्स हैं उनको एक्साइट करना इन केस अगर यू आर रेडी टू मिक्सचुरेट, तो वो उसको एक्साइट करने का काम भी किसका, हायर ब्रेन सेंटर्स का ही है। तो उन्होंने 2 काम कर दिए। एक तो ये कि उन्होंने आम केसेस में उन्होंने उसको इनहिबिटेड रखा है, और अगर यू आर इन अ स्टेट टू मिक्सचुरेट तो उसमें उन्होंने उसको एक्टिवेट करा दिया। और साथ ही साथ तीसरा उन्होंने काम ये किया कि जहाँ पर उन्होंने कॉन्ट्रैक्शन की हुई थी स्फिंक्टर की, एक्सटर्नल यूथरस स्फिंक्टर की, उन्होंने उसको भी हायर ब्रेन सेंटर्स हैं उसको भी इनहिबिट करा दिया, मतलब उसको ओपन करा दिया। तो ये कुछ काम होता है जो हायर ब्रेन सेंटर्स करते हैं इन ऑर्डर टू कंट्रोल द मिक्सचुरेशन प्रोसेस, टू कॉन्शियसली कंट्रोल। और ये वजह है कि मिक्सचुरेशन इज अंडर आवर कंट्रोल, वॉलंटरी कंट्रोल। अच्छा, फिर बात की जाती है कुछ एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं मिक्सचुरेशन की, हम क्यों काफ़ी केसेस में मिक्सचुरेशन नहीं हमारे कंट्रोल में रहती है, कुछ एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं। कौन कौन से होती हैं? फर्स्ट है एटोनिक ब्लेडर। एटोनिक ब्लेडर का एज ए नेम इंडिकेट्स, इसमें कोई टोनिसिटी नहीं होती, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती है, ठीक है, ये बेचारा ना बस ऐसे ढीला ढाला से पड़ा रहता है। उसके इसमें होता है बेसिकली ये है कि सेंसरी फाइबर्स डैमेज हो जाते हैं, मतलब कि आपका ब्लेडर भरता भी रहेगा पर चूँकि सेंसरी फाइबर्स ही नहीं है तो वहाँ से कोई सेंसरी इंपल्सेस जाएंगे नहीं टू द स्पाइनल कॉर्ड, मतलब हम स्पाइनल कॉर्ड को खबर ही नहीं होगी कि बेचारा ब्लेडर तो भर चुके, आप तो उसकी कॉन्ट्रैक्शन कराओ डिट्रोजर मसल के बाद, उसको कभी कॉन्ट्रैक्शन वेव्स आएंगी नहीं, क्योंकि हमें ना जो अर्ज टू मिक्सचुरेट होती है ना वो बेसिकली होती है ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन वेव्स, ठीक है। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन वेव्स नहीं आ रही तो इट विल नॉट हैव एनी अर्ज टू मिक्सचुरेट। तो उसमें ये होता है बेसिकली कि आपका ब्लेडर भरता रहता है, फिर खुद ही 2-3 ड्रॉप्स ना वो ओवरफ्लो होकर ना निकल जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज द ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, ठीक है। और वो तब होता है जब आपकी जो सेंसरी फाइबर्स होते हैं वो डैमेज हो जाए, कि इन केस ऑफ साइफिलिस का अगर इन्फेक्शन हो जाए सिफिलिस बैक्टीरिया को, उसमें हम बोलते हैं इसको टेबिस डोर्सालिस, जो कि हमने बेसिकली इफ़ यू कैन रिकॉल हमने सिंड्रोम्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में भी पढ़ा था न्यूरो एनाटॉमी में। तो अगर टेबिस डोर्सालिस हो जाए तो इन दिस वे टेबिटिक ब्लेडर बन जाता है, क्योंकि अब ब्लेडर बेचारा सेंसरी फाइबर से महरूम है। इफरेंट फाइबर्स तो हैं पर उसी काम ही नहीं, क्योंकि हम इम्पल्सिस दे ही नहीं पा रहे तो लेंगे कैसे। अच्छा, फिर बात होती है ऑटोमेटिक एंड अनइनहिबिटेड ब्लेडर की। वो भी अगेन वही सीन है कि अगर आपके जो हायर ब्रेन सेंटर्स हैं उनका इन्फ्लुएंस खत्म हो जाए ब्लेडर पे, क्योंकि अभी तो ब्लेडर हायर ब्रेन सेंटर्स ने ब्लेडर को कंट्रोल में रखा हुआ है, उनको इसको इनहिबिटेड स्टेट में रखा हुआ है। हम ये बात करें कि एक्सटर्नल यूथरल स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रखा हुआ है, तो अगर उसका इफेक्ट खत्म हो जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर लेवल का सारा जो ब्रेन है, वो जो आपका स्पाइनल टिश्यू है वो उड़ जाए, अब कोई भी इंपल्सिस ऊपर हायर ब्रेन सेंटर से नहीं आ रही है आपके स्पाइनल कॉर्ड में, तो जैसे आपको ब्लेडर थोड़ा सा भरेगा ना, जैसे आपको थोड़ी सी डिट्रोसर मसली कॉन्ट्रैक्शन होगी, साथ ही आपकी यूरिनेशन भी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बेचारे लोग का ऑटोमेटिक ब्लेडर होता है, ये हम अपनी यूरिनेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। खैर होगी तो वो फ्रिक्वेंटली ही, लेकिन वो अनअनाउंस्ड होगी, मतलब कि यू कैन नॉट कंट्रोल, दे विल मतलब अर्ज होगी लेकिन आपके कंट्रोल कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होगा, क्योंकि हायर ब्रेन सेंटर सबको सिग्नल नहीं आ रहा। तो अच्छा, ये होगा आपका अनइनहिबिटेड, मतलब बेसिकली उसको कोई इनहिबिशन दे ही नहीं रहा, तो ये हायर ब्रेन सेंटर से कॉन्टैक्ट लूज होने के केस में होता है। अच्छा, भी बात करते हैं रीनल हैंडलिंग को सब्सटेंसेस का। बेसिकली हमारा नेक्स्ट सेगमेंट शुरू हो चुका है, जो कि अब हम आगे भी स्टडी करने वाले हैं इन कमिंग चैप्टर्स। और रीनल हैंडलिंग ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस में बात ये की जाती है कि हमारी किडनीज बेसिकली डिफरेंट सब्सटेंसेस के रिस्पॉन्स में कैसे कंट्रोल करती है। बात की जाती है जो यूरिन बनता है उसमें 3 प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बाई बचपन आई मीन 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, कि फर्स्ट ऑफ ऑल फिल्ट्रेशन होनी होती है, प्लाज्मा की फिल्ट्रेशन होगी तो एक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनेगा, ठीक है। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के लेवल पर फिल्ट्रेशन होती है, जो एक रिजल्टेंट एक फिल्ट्रेट आता है बोमन्स कैप्सूल से ट्यूब्यूल से, हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और इसकी कंपोजिशन इंटायरली सेम होती है दैट ऑफ प्लाज्मा, डिफरेंस बस इतना होता है कि इसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं होते, क्योंकि वो प्रोटीन्स तो पीछे रह गए ना, छलनी से छन के आगे नहीं आ सकती, क्योंकि वो बहुत छोटे पोर्स होते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के, ठीक है। अच्छा, ये बात होगी। अब इसकी कंपोजिशन और यूरिन की कंपोजिशन तो डिफरेंट होनी चाहिए ना, क्योंकि हमने एग्जैक्टली प्लाज्मा को तो बॉडी से नहीं निकालना, तो बाद में होती है उसकी रीनल हैंडलिंग। उसमें रीनल हैंडलिंग में ये होता है कि अब जो हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आ गए ना, इसमें हमने कुछ सब्सटेंस जो हमारे काम की हमें निकाल लेनी है, तकरीबन 99% सब्सटेंस हम निकाल लेते हैं, क्योंकि वो इतनी जल्दी में फिल्टर हो रहा होता है कि हमें पता नहीं चलता, हम इतनी इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस बॉडी से लूज होना अफोर्ड नहीं कर सकते, हम इसको रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड प्रोसेस इज रीअब्जॉर्प्शन। पहले कौन सा था? फिल्ट्रेशन। सेकंड इज रीअब्जॉर्प्शन। थर्ड है कि कुछ सब्सटेंस ऐसा होता है कि हमने इतनी जल्दी जल्दी फिल्ट्रेशन करें कि हमें लगा कि यार शिट, ये भी तो हमें निकाली थी बॉडी से, वो हमें बाद में याद है निकालना, तो फिर हम क्या करेंगे, उनको बाद में डाल देंगे इनटू द यूरिन, उसको हम बोलते हैं रीनल
सिक्रीशन। तो 3 प्रोसेस हो गए, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन। ये 3 प्रोसेस मिल जुला के क्या बनाते हैं, यूरिन फॉर्मेशन। और यूरिन फॉर्मेशन हम अगर इक्वली सम करें इनटू इक्वेशन, तो वो इक्वेशन जैसे बन जाएगी फिल्ट्रेशन माइनस रीअब्जॉर्प्शन प्लस सिक्रीशन। ये पूरी इक्वेशन ने क्या बना दिया, हमारी यूरिन फॉर्मेशन को सम अप कर दिया। अच्छा, इसमें हम कुछ रीनल हैंडलिंग होते हैं, डिफरेंट सब्सटेंस। रीनल हैंडलिंग से मुराद ये है कि कुछ ऐसे होते हैं सोल्यूट्स जो बेसिकली यूरिन आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में आए ना, उनको ना हमने वापस रीअब्जॉर्ब किया, ना हमने उस जैसे और सोल्यूट्स को ऐड किया, वो सिंपली जैसे आए थे वैसे निकल गए बॉडी से, ठीक है। ऐसे सोल्यूट्स को हम कहते हैं कि ये इसकी जो एक्सक्रीशन है, यूरिनरी एक्सक्रीशन, वो इक्वल है टू इट्स फिल्ट्रेशन, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। सेकंड हैंडलिंग ये होती है कि कुछ फिल्ट्रेट ऐसे होते हैं जो हमारे बेचारे फ़िल्टर तो हो जाते हैं पर हमें वो वापस चाहिए, तो हम उनको थोरली एज इट इज़ वापस ले लेते हैं, वापस रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उसके इसमें उसकी कोई एक्सक्रीशन नहीं होती, उसके इसमें जो रीनल एक्सक्रीशन है वो तकरीबन 0 होती है, और वो बेसिकली इक्वल टू होती है फिल्ट्रेशन माइनस द रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। और बेसिकली सारी रीअब्जॉर्ब ही हो रही है, फिल्टर कुछ होने कोई फ़ायदा हो नहीं रहा, ठीक है। अच्छा, और कौन कौन सब्सटेंस होते हैं मैं आपको आगे एग्जाम्पल में बताती हूँ, ठीक है। थर्ड चीज़ ये होती है कि आपने रीअब्जॉर्ब कर लिया, सॉरी आपने फ़िल्टर आउट कर लिया, बाद में आपको याद है कि यार ये तो मैंने थोड़ी सी और भी डालनी थी, मैं थोड़ी और डालना तो भूल गई, कुछ तो अंदर ही रह गया, तो आप बॉडी से उनको भी सिक्रीट आउट करा देते हो। तो हम रीअब्जॉर्ब नहीं करा रहे फिल्ट्रेट में से, पर हम उसमें से और सब्सटेंसेस ऐड करा रहे हैं, ठीक है। और फोर्थ की टाइप ये होती है कि आपने जो फिल्ट्रेट कराया ना, उसमें से आप हाईला, चौथी टाइप कौन सी थी, एक हो गया ना रीअब्जॉर्प्शन हुई ना ही सिक्रीशन हुई। सेकंड ये हो कि इंटायरली वो रीअब्जॉर्ब हो गया, सारा का सारा रीअब्जॉर्ब हो गया। थर्ड टाइप ये होता है कि आप इंटायरली ही उसको सिक्रीट करा दो, मतलब वापस से ना रीअब्जॉर्ब करो ही ना, जो कि मोस्टली आपके वेस्ट के केसेस में होता है। अच्छा, और हाँ चौथा केस ये होता है कि बेसिकली आप कुछ सब्सटेंसेस को वहाँ से रीअब्जॉर्ब कर लो, क्योंकि जो कि हमारे काम की हैं, ठीक है। मतलब इंटायरली रीअब्जॉर्ब ना करो, सारे ना करो, लेकिन कुछ हम सारे ही रीअब्जॉर्ब कर रहे थे, कुछ हम अब हम जो बात करें कि हम थोड़े से रीअब्जॉर्ब कर रहे हैं, थोड़ा सा हम रीअब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को एग्जाम्पल से सही से समझ आ जाएगी, हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, यूरिया है, क्रिएटिनिन है, जो कि हमें बॉडी में बिल्कुल चाहिए ही नहीं, वो जैसे आपका फिल्ट्रेट हुआ ना, एज इट इज़ सारा का सारा ही एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, उसमें कोई रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है, तो जितनी फिल्ट्रेशन उतनी ही उसकी एक्सक्रीशन भी है। एग्जाम्पल ये होगी। सेकंड एग्जाम्पल, अगर आपके जो ग्लूकोज अमाइनो एसिड जो कि हमें वापस चाहिए बॉडी में, हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, पर हमारे से गलती से वो फिल्टर हो गए, उस केस में क्या होगा, जितनी आपकी जो होगी ना आपकी फिल्ट्रेशन इज इक्वल टू रीअब्जॉर्प्शन, सारे की सारी रीअब्जॉर्प्शन हो गए, कोई भी एक्सक्रीशन हुई ही नहीं है। थर्ड ये है कि आप थोड़ा सा रीअब्जॉर्ब कर लो, वो इसमें कौन सा होता है, आपके जो बॉडी के आयंस हैं, सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, पोटेशियम आयंस हो गए, इनको हमने थोड़ली सारा का सारा रीअब्जॉर्ब नहीं करना, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए बॉडी में, एक्सक्रीशन भी चाहिए, उसकी हमें थोड़ी सी एडिशन भी चाहिए बॉडी में, तो उसके इसमें हम थोड़े से वो रीअब्जॉर्ब करा लेते हैं और थोड़े से सिक्रीट कर देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं, ठीक है। तो उसके हम लिखते होते हैं कि रीनल एक्सक्रीशन इज इक्वल टू रीअब्जॉर्प्शन और प्लस फिल्ट्रेशन माइनस रीअब्जॉर्प्शन प्लस अ बिट ऑफ सिक्रीशन, क्योंकि कई बार बॉडी में सोडियम आयंस की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, जिन केस हाइपरनेट्रियम, तो उसमें हम सिक्रीशन भी ज़्यादा कर देते हैं। अच्छा, फोर्थ केस हमारा ये था कि हमने जो थे बाद में सिक्रीट कराए थे, मतलब हमारे फिल्टर होने के बाद हमें याद आया कि यार थोड़ा सा हमने सिक्रीशन भी कराने, ये होता है इन केसेस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस की कई हाइड्रोजन आयंस, कई हाइड्रोक्सिल आयंस हम बाद में सिक्रीट भी कराते हैं अगर बॉडी में एसिडोसिस है या एल्कोलोसिस है। तो बेसिकली यार आपने कुछ भी अगर सिक्रीट कराना, कोई भी आपने सब्सटेंस अगर बॉडी से रिमूव करने हैं, तो हम उसको मैनेज करते हैं बाय इट्स क्वांटिटी इन द बॉडी। अगर उसकी क्वांटिटी बॉडी में ज़्यादा है तो डेफिनेटली उसकी फिल्ट्रेशन भी ज़्यादा होगी और उसकी रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, और अगर उसकी क्वांटिटी बॉडी में ऑलरेडी कम है तो उसकी फिल्ट्रेशन भी कम होगी, उसकी रीअब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी, उसकी हम सिक्रीशन भी नहीं कराएंगे इनटू द फिल्ट्रेट। तो इन दिस वे वी कैन हैंडल डिफरेंट सब्सटेंसेस इन आवर बॉडी, इन दिस वे वी कैन फॉर्म यूरिन कंटेनिंग सब्सटेंस, ओनली दो सब्सटेंसेस जो कि हमें बॉडी में नहीं चाहिए हैं। तो इस तरह हमारी किडनीज बहुत ही एक जैसे कहते हैं कि एक बहुत ही मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, ऐसे रैंडमली यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा, तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि अगर हमने बॉडी से हमने फिल्ट्रेट से रीअब्जॉर्प्शन ही करनी थी, तो हम इन द फर्स्ट प्लेस उसको निकाल ही क्यों रहे हैं, फिल्टर आउट ही क्यों कर रहे हैं। तो उसका रीज़न बेसिकली ये होता है कि जब आप रैपिडली फिल्ट्रेशन कर रहे होते हैं सब्सटेंसेस की, तो बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स भी रैपिडली बॉडी से निकल रहे होते हैं, तो जो सोल्यूट्स हैं उनको तो हम खैर वापस ले आते हैं बाय रीअब्जॉर्प्शन, लेकिन जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो तो रैपिडली निकल रहे हैं, तो हमें रैपिडली चीज़ों को ज़ाया करना है। तो उस केस में अगर हमें बार बार रीअब्जॉर्ब भी करना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम करने को तैयार हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम जल्दी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से निकालते रहें, इसलिए हम रैपिडली फिल्ट्रेशन करा के रीअब्जॉर्प्शन कराते हैं सोल्यूट्स की, और बाकी चीज़ों को हम बाहर निकाल लेते हैं। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये भी है कि चूँकि जो प्लाज्मा का वॉल्यूम है, नो वो कितना है 3 लीटर है, लेकिन जो आपका GFR होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, कि एक दिन में हमारे ग्लोमेरुलाई से कितने फ्लूइड फिल्टर हो रहा है, वो होता है 180 लीटर्स पर डे, क्योंकि रीअब्जॉर्ब भी तो होता रहता है, तो 180 लीटर पर डे होता है। तो 3 लीटर का प्लाज्मा है और 180 लीटर पर डे हमारा फ्लूइड है, वो जो कि क्या हो रहा है
फ़िल्टर हो रहा है, तो मतलब कि वो 3 लीटर प्लाज्मा बेसिकली 60 टाइम्स पर डे फ़िल्टर आउट हो रहा है। तो इन दिस वे यू कैन से कि कितना प्रिसाइसली वो फिर मॉनिटर होता रहेगा बार बार के, जो फिर इतनी बार वो किडनीस उसको फेस करती है कि उसको मतलब इट जस्ट मेक्स श्योर कि हमारी जो बॉडी में फ्लूइड्स हैं वो बैलेंस में है, कोई चीज़ ज़्यादा नहीं, कोई चीज़ कम नहीं है। और कहते हैं कि अगर ये फिल्ट्रेशन का और सिक्रीशन का और रीअब्जॉर्प्शन का रेट किसी भी तरह से अप एंड डाउन उसमें आए तो बहुत बड़ी नॉर्मलिटीज़ आ सकते हैं यूरिन फॉर्मेशन में, यूरिन के वॉल्यूम में। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जो नॉर्मल क्या है GFR 180 लीटर्स पर डे, अगर वो इंक्रीज़ हो जाए 10%, फॉर एग्जाम्पल 198 लीटर्स पर डे हो जाए, उसके इसमें क्या होगा? अगर आप रीअब्जॉर्प्शन ना करो, रीअब्जॉर्प्शन आपने नॉर्मल रखी हुई है, लेकिन अगर आपने फिल्ट्रेशन ज़्यादा कर दिया तो उसके इसमें होगा ये कि जो यूरिन फॉर्मेशन होती है वो नॉर्मली होती है 1.5 लीटर्स पर डे, यूरिन इतना बनता है हमारी बॉडी में 1.5 लीटर्स पर डे, वो ज़्यादा होकर 19.5 लीटर्स पर डे हो जाएगा, क्योंकि आप रीअब्जॉर्प्शन करा नहीं रहे और फिल्ट्रेशन आपने एक्स्ट्रा कर दी है, GFR आपने एक्स्ट्रा कर दिया है। दैन दिस वे यू कैन सी कि डिफरेंट इसके जो फैक्टर्स हैं वो डिफरेंटली एक्ट करते हैं, डिफरेंटली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और एट द एंड हमें एक नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ यूरिन बन जाता है। सो किडनीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एज यू कैन सी। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी ड्यूरिंग दिस लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ आ गया होगा, मैंने ट्राई तो की थी कि अच्छे से समझा सकूँ। So thank you so much. So this was the chapter 26 from Guyton, and we'll be seeing chapter 27 and 28 today. Thank you so much. Allah Hafiz.